सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को बना लेना ही इनफ नहीं होता। उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट और इम्प्लीमेंट करने के लिए पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी चाहिए होती हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। इस पार्ट में हम समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट अथॉरिटीज कमीशंस कौन से हैं। हम देखेंगे कि कैग, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी और दूसरे कमीशंस का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या रोल है। साथ ही उनके कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल और उनकी इम्पोर्टेंस भी कवर करेंगे, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेसी को स्ट्रोंग बनाते हैं। इससे पहले पार्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि पेरिएम्बल क्या है हमारा, मतलब हम लोग रिपब्लिक हैं, हमारे पेरिएम्बल में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। देन डीपीएसपी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड तो ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं कि संविधान कितने टाइम में बना, क्या क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज हैं। तो अभी इस ये पार्ट टू हम करने वाले हैं। पेपर पेन लेकर बैठ जाओ, अपने नोट्स खुद बनाओ। कहीं पे भी गलती लगती है तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि आप यहाँ पर गलत हो, आपने ये गलत बताया। और अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके वो भी बताओ। चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड कमीशंस, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज और उनके आर्टिकल कौन कौन से हैं, हम ये इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। अथॉरिटी, आर्टिकल, कैग। तो सबसे पहले हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका आर्टिकल है 148 से लेकर 151 तक। प्लीज आर्टिकल्स याद करो, फ्यूचर में अगर और हायर स्टडीज करने वाले हो, कुछ कंपटीशन के एग्जाम्स देने वाले हो तो बहुत जरूरी है। और अगर आपसे सिर्फ यही पूछ लिया जाता है कि फाइनेंस कमीशन क्या है तो इसका आर्टिकल आपको जरूर लिखना पड़ेगा। कैग का पूछ लिया जाता है तो भी इसके आर्टिकल लिखने पड़ेंगे ताकि एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है 280, इलेक्शन कमीशन का है 324, यूपीएससी का है 315 से लेकर 323 तक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई का 76, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स 338 ए, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन 344, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कौन सी होती हैं, जो लैंग्वेज बहुत कम मात्रा के लोग बोलते हैं। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के स्पेशल ऑफिसर्स, इनका आर्टिकल है 350 बी। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का आर्टिकल है 323 ए, ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स 323 बी। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो शिकायतें होती है वो दर्ज होती हैं, और अदर मैटर्स के लिए जो भी ट्रिब्यूनल बनाया है वो 323 बी बनाया है। तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जिसको इसमें हम पढ़ने वाले, ये इम्पोर्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको जनरली भी पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम कैग बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पर बनाया गया है, इसको संविधान में इसको मेंशन किया गया है। इसका आर्टिकल भी है 148 से लेकर 151 तक। इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इनका टेन्योर 6 इयर्स होगा या 65 इयर्स तक की एज का होगा। मान लो उनको अपनी जॉब पर आए हुए सिर्फ 3 ही साल हुए हैं, बट 65 इयर्स उनके कंप्लीट हो चुके हैं एज के, तो उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। और अगर उन्होंने 50s में, 55 में ऐसे ज्वाइन कर लिया तो 6 इयर्स तक वो अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे। रिमूवल, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करते हैं वैसे ही इनका रिमूवल होता है, मतलब इनको आसानी से रिमूव नहीं कर सकते हैं। इन पर चर्चा होती है, डिस्कशंस होते हैं, मतलब एक लीगल फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। फंक्शंस क्या क्या करते हैं ये, ऑडिट करते हैं अकाउंट्स की, सेंटर के और स्टेट गवर्नमेंट के। पब्लिक एक्सपेंडिचर्स में, मतलब सरकार ने क्या क्या खर्चा किया उसकी ऑडिट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं।
कि हमारे पास इनकम उतनी हो रही है कि नहीं, जितना हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो ये इंश्योर करते हैं। और ये अपनी रिपोर्ट जो भी बनाते हैं, ये सेंटर की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को और स्टेट की रिपोर्ट गवर्नर को देते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये पब्लिक मनी के गार्जियन है, मतलब जो सरकार जनता से पैसा इकट्ठा करती है, टैक्स का या किसी भी तरीके से, उसकी ये गार्जियन है। फंड्स को मिसयूज होने से रोकते हैं और इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। देन आता है फाइनेंस कमीशन, इसका आर्टिकल है 280। इसकी भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होती है और ये हर 5 साल में नया बनाया जाता है। मतलब एक कमीशन जो बनता है वो 5 साल चलता है और उसके बाद उसमें नए लोग अपॉइंट हो जाते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? एक चेयरमैन होगा और इसके 4 मेंबर्स होंगे। फंक्शंस, ये रिकमेंड करता है टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट्स में क्या होना चाहिए। मतलब जो सरकार टैक्स इकट्ठा करती है, उस वो सारा अगर सेंटर खर्च करेगी तो पॉसिबल नहीं है। उसको सेंटर और स्टेट मिलकर खर्च करते हैं, पर उसमें कितना हिस्सा सेंटर का होना चाहिए और कितना स्टेट का, ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। ग्रांट इन एड्स को सजेस्ट करता है कि किसी स्टेट में कोई इमरजेंसी हो गई, कोई कलामिटीज आ गई, कोई हजार्ड्स आ गए, या उनकी कोई स्पेशल नीड्स हैं, तो ग्रांट देने के लिए भी सजेशन देते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं। एडवाइजेज ऑन फाइनेंशियल मैटर को भी ये एडवाइस देते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म होता है कि कोई घाटा जो हो रहा है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, किस तरह से टैक्सेस बढ़ा देने हैं, तो ये सारा फिस्कल फेडरलिज्म में आता है। देन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब फिस्कल फेडरलिज्म में कि सरकार के जितने भी लेयर्स हैं, सेंटर, स्टेट, ग्रास रूट या ग्राउंड लेवल की सरकार है, इसमें पैसे को किस तरह खर्च किया जाएगा, किस तरह से बांटा जाएगा, अगर घाटा हो रहा है तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा, तो ये सारा उसमें आता है। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? ये सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन को स्ट्रोंग करता है, बना कर रखता है। रीजनल इम्बैलेंसेस को खत्म करता है कि कोई रीजन बहुत डेवलप्ड है, बहुत अच्छा ग्रोथ है उसकी, और कुछ रीजन में बहुत कम ग्रोथ है, नेचुरल वहां पर कोई रिसोर्सेज है ही नहीं है, तो इस इम्बैलेंस को खत्म करता है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथ करता है कि जो भी सेंटर स्टेट, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, कोऑपरेशन से ये चले। तो इस ये फाइनेंस कमीशन का काम है, क्योंकि पैसे से ही सारी आ, दिक्कतें आती हैं। पैसे से अगर स्टेट के पास पैसा कम है, सेंटर ने ज्यादा खर्च कर लिया, तो डिस्प्यूट चलते हैं। तो ये ऐसा होने ही नहीं देता। बराबर जिसको जितना चाहिए उतना दे रहे हैं, तो कोऑपरेशन बनाए रखने में भी हेल्प करता है। देन आता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है 324। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को मेंशन किया गया है। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इसके फंक्शन क्या है? ये इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेचर्स के। राज्यसभा के कोई इलेक्शन नहीं होते वैसे। राज्यसभा में अपॉइंट करे जाते हैं जो स्टेट के चुने हुए लोग होते हैं, उनको राज्यसभा में भेजा जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्टेट की विधानसभा के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, इलेक्ट्रोल इलेक्टोरल रोल्स को तैयार करते हैं, ईवीएम मशीन्स को तैयार करते हैं, नॉमिनेशन हो गया उनका, कैंपेनिंग कैसे होगी, तो ये सारा यही लोग डिसाइड करते हैं। फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को पहचान भी इन्हीं से ही मिलती है। इम्पोर्टेंस क्या है इनका? प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी बनाए रखते हैं। डेमो अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी नहीं होगी,
तो डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन कमीशन बहुत जरूरी है। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी बनी रहे पूरे देश में, मतलब चुनाव के नाम पर कोई झगड़े ना हो, इस तरह का ये कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होती है इनकी, ये पॉलिटिक पार्टीज के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, ये न्यूट्रल होकर इलेक्शन करवाते हैं। देन आता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। ये आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक कवर किए गए हैं कि इनके वर्किंग क्या है, इसमें कौन लोग आ सकते हैं, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन क्या है, तो सारे आर्टिकल्स में बताए गए हैं। इनके फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है यूपीएससी का? सिविल सर्विस एग्जाम करवाता है, ऑल इंडिया सर्विसेज में रिक्रूट कराता है, गवर्नमेंट को सर्विस मैटर पर ये सलाह भी देता है, और प्रमोशन, डिसिप्लिनरी मैटर, कोई इनडिसिप्लिन हो गया है तो उसको डिमोशन देना है कि जॉब से हटाना है, तो ये सारा कुछ इसका काम है। इम्पोर्टेंस क्या है, ये मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट करता है कि जिसने अच्छे स्कोर किए, जिस जो इंटरव्यू में अच्छा था, तो मेरिट बेस पर रिक्रूटमेंट होती है। एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी को मेंटेन करने का कार्य करते हैं, क्योंकि मेरिट बेस्ड जब रिक्रूटमेंट होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये सिविल सर्विस में न्यूट्रलिटी को फॉलो करते हैं, प्रमोट करते हैं कि कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जिसने अच्छा स्कोर किया, जिसका एग्जाम अच्छा हुआ, जिसका इंटरव्यू अच्छा हुआ, वही लोग आए सिर्फ। देन आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई। ये आर्टिकल 76 में मेंशन किए गए हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और ये काम क्या करते हैं? चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजर होते हैं ये। गवर्नमेंट को ये सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई केस गवर्नमेंट का है तो सुप्रीम कोर्ट में यही उनका केस लड़ेंगे। लीगल एडवाइस देते हैं ये प्रेसिडेंट। और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये लीगल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के, मतलब गवर्नमेंट के का कोई लीगल इशू है तो उसमें ये हेल्प करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में भी ये असिस्ट करते हैं। देन आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एनसीएससी। इसका आर्टिकल है 338। इसके फंक्शन क्या है कि जो भी शेड्यूल कास्ट के राइट्स हैं उनको बचा कर रखे, इन्वेस्टिगेट करे अगर कोई कंप्लेंट आती है तो, गवर्नमेंट को वेलफेयर के प्रोग्राम्स के लिए एडवाइस करे कि आपको ये चीजें उनके लिए करनी चाहिए, और ये अपनी डायरेक्ट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं। और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये सोशल जस्टिस को मेंटेन करते हैं। अगर ऐसे लोगों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एनसीएसटी। 338 ए में इसको मेंशन किया गया है, और इसके फंक्शन क्या है? एसटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। मॉनिटर, सेफ गार्ड्स, चेक करना, मॉनिटरिंग करना कि इनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, इन्वेस्टिगेट करते हैं इनकी कंप्लेंट्स को। और इनके इम्पोर्टेंस क्या है? ये ट्राइबल वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ट्राइबल्स को क्या प्रोवाइड कराना है, क्या उनके लिए स्कीम्स लानी है, क्या रिजर्वेशन लानी है, और उनके डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं। ट्राइबल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आर्टिकल 344 में दिया गया है। और इनके फंक्शन क्या है? ये प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी को रिकमेंड करते हैं कि सब लोग हिंदी बोले ताकि सबकी लैंग्वेज समझ में आ जाए। लैंग्वेज पॉलिसी मेजर्स को सजेस्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? ये लिंग्विस्टिक हार्मनी को प्रमोट करते हैं कि सब लोग एक दूसरे की लैंग्वेज समझ लें, एक साथ मिलजुल कर रहें, इस तरह को ये प्रमोट करते हैं। और लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। स्पेशल ऑफिस, ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो लोग की भाषा बहुत कम लोग बोलते हैं, उसके लिए ये कमीशन बनाया गया है। आर्टिकल 350 बी में इसको मेंशन किया गया है। इसके फंक्शंस क्या है?
इन्वेस्टिगेट मैटर रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के जो लोग हैं उनके कोई मैटर है, कंप्लेंट है, तो उनको ये इन्वेस्टिगेट करते हैं और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये माइनॉरिटी लैंग्वेज राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। जो लोग माइनॉरिटी में है और उनकी लैंग्वेज बहुत ही कम लोगों द्वारा बोली जाती है, उनके कोई राइट्स हैं तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन को प्रपोर्ट करता है कि इनके लिए ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए। देन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इनका है 323A। फंक्शन क्या है? सर्विस रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको रिजोल्व करना, और मतलब इनकी सर्विस में जो भी इनके आप कोई भी दिक्कतें इनको आ रही है तो उस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, और कोर्ट्स का बर्डन कम करना। तो अलग से ट्रिब्यूनल बना दिए गए हैं तो कोर्ट में केसेस नहीं जाएंगे। और इम्पोर्टेंस क्या है? स्पीडी जस्टिस मिल जाता है। आपको पता है कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती रहती है। इनको इमीडिएट जस्टिस चाहिए होता है तो स्पीडी जस्टिस मिल जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी बनी रहती है। कुछ और इम्पोर्टेंट कमीशंस हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वीमेन 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसके फंक्शंस इस क्या थे? विमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनको लीगल एडवाइस देना, उनको लीगली उनको बचाना हर चीज से, और उनकी कंप्लेंट्स को सेफगार्ड करना, इन्वेस्टिगेट करना। पॉलिसी में कोई रिफॉर्म्स करना है महिलाओं के लिए तो उसको भी रिकमेंड करना। ये जेंडर जस्टिस के लिए इम्पोर्टेंट काम करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, विमेन को एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 102 अमेंडमेंट में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। मतलब संविधान में ये जब लिखा गया था तब इसको ये कमीशन नहीं था, बट जब 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ वहां इसको ऐड किया गया। आर्टिकल है 338B। इसके फंक्शन क्या है? कि ओबीसी के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना, देखना कि किसको ओबीसी में लाना है, किसको निकालना है ओबीसी की लिस्ट में, और गवर्नमेंट को एडवाइस करना। ये सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, बैकवर्ड क्लास के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में ये बनाया गया, और इसका काम क्या है? ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन राइट्स कोई वॉयलेट कर रहा है, उनकी कंप्लेंट है तो इन्वेस्टिगेट करना, कंपनसेट करना इनको, और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाना राइट्स के लिए। इम्पोर्टेंस क्या है? ह्यूमन डिग्निटी की प्रोटेक्ट है, मतलब जो ह्यूमन है वो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जिए, डिग्निटी से जिए, उस चीज को मेंटेन करते हैं ये। और एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, प्रमोट करते हैं। ओवरऑल इम्पोर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस की? कि अकाउंटेबिलिटी को डिसाइड करते हैं, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी, ये चीजों को मेंटेन करते हैं। तो बहुत सारे कमीशन हमने पढ़े हैं। एग्जाम में अगर आपसे फुल लेंथ क्वेश्चन आ जाता है तो 2-3 कमीशन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होने चाहिए, इनके आर्टिकल्स पता होने चाहिए, इनकी वर्किंग, कितने लोग इसमें काम करते हैं, मेंबर्स। मैं यहाँ पे इनको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा सकती हूँ क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करना होता है। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इनके अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें एक एक कमीशन को एक एक में कवर किया जाता है, ताकि आप इनकी डिटेल वर्किंग जान सको। बट एमपीए 13 के लिए आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना सब कुछ बेसिक पता होना चाहिए। हाँ, अगर अलग से कोई कमीशन के बारे में पूछ लिया जाता है तब आपको डिटेल डालनी पड़ती है उसमें। फाइनल कंक्लूजन क्या है? कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड कमीशन जो है इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन है। ये इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और वेलफेयर को स्ट्रेंथन करते हैं। तो ये यूनिट यहाँ पूरा होता है। यूनिट थर्ड, प्लीज इसमें से कुछ एक्स्ट्रा आपको डिटेल में चाहिए तो आप बताइएगा, गलती हो तो कमेंट करिएगा, अच्छा लगे तो मोटिवेट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।